जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एनएम से रिलेटेड फॉर्म भरा हुआ है और यूपी ट्रिपल एससी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लेकिन आपको एंड तक देखना होगा। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन देखें, दो क्वेश्चन देखें और ना देखें। अगर आपको सच में अच्छे से तैयारी करना है, लगन और मेहनत के साथ करना है, तो आपको पूरी क्लास देखना है, एंड तक बने रहना है। तो आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, तीव्र श्वसन संक्रमण का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों में को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल हैं। इसमें कहने का मतलब है कि एक को छोड़कर सभी शामिल हैं। तीव्र श्वसन संक्रमण का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों में सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो आपको वही फाइंड करना है कि कौन सा नहीं शामिल है। ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी स्पुटम एनालिसिस, ऑप्शन सी सीएसएफ, ऑप्शन डी सीटी। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तीव्र श्वसन संक्रमण, क्रोनिक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, आपको बताना है कि कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखना है। पेपर में कम से कम 2 इस फुल फॉर्म आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड। आपको टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड बताना है। ऑप्शन ए 18 to 72 आवर्स, ऑप्शन बी 5 to 10 डेज, ऑप्शन सी 15 to 21 डेज, ऑप्शन डी 10 to 14 डेज। आपको बताना है टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है किसी संक्रामक बीमारी के संपर्क में आने के बाद से लक्षण दिखने में लगने वाला समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। मतलब जब से आप किसी भी संक्रामक बीमारी के संपर्क में आते हैं उस दिन से लेकर के और जिस दिन किसी भी बीमारी का पहला लक्षण दिखता है उस बीच का जो टाइम होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे टीबी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 से लेकर के 12 सप्ताह तक होता है। आपको बहुत अच्छे से याद करना है। किसका? टीबी का। टेटनस का होता है 2 दिन से लेकर के कुछ सप्ताह तक। पोलियोमाइलाइटिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पोलियोमाइलाइटिस का होता है 5 से लेकर के 35 दिन तक। कितने? 35 दिन तक। पोलियोमाइलाइटिस का होता है 5 से 35 दिन तक। मीजल्स का लगभग 10 दिन होता है। वूपिंग कफ का 7 से 14 दिन। चिकन पॉक्स का 14 से 15 दिन। ये कुछ ऐसे इंक्यूबेशन पीरियड हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 10 से 14 दिन। कितना होता है? 10 से 14 दिन। राइट आंसर ऑप्शन डी। और टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं आप लोग बताएंगे? टाइफाइड किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफीवायरस, साल्मोनेला टाइफीवायरस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा टेट्रोजेनिक पोटेंशियल वाला इन्फेक्शन या संक्रमण है? निम्नलिखित में से कौन सा टेट्रोजेनिक पोटेंशियल वाला संक्रमण है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी माम्स, ऑप्शन डी रूबेला। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रूबेला। राइट आंसर ऑप्शन डी रूबेला। टेट्रोजेनिक पोटेंशियल वाला इन्फेक्शन कौन सा है? रूबेला है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरी अफेक्ट्स द Mumps is a viral infection that primarily affects the option A endocrine glands, option B salivary glands, option C typhoid gland, option D none of these. आपको बताना है mumps is a viral infection that primarily affects किसे अफेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी स्लाइवरी ग्लैंड को। किसे? स्लाइवरी ग्लैंड को। मम्स को ही कंठमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठमाला। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है अदर नेम। इसके लक्षण क्या होते हैं? हेडेक होता है, ठंड लगना, फटीग, फीवर, और सबसे मेन जो लक्षण होता है क्या होता है? जबड़े में सूजन हो जाती है, चबाने व निगलने में कठिनाई या दर्द होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी स्लाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्न में से किस जीवाणु बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग होता है? आपको बताना है निम्न में से किस जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है। ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी सेलुलाइटिस, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम। आपको बताना है कि निम्न में से किस जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिफिलिस का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो यह एक यौन संचारी रोग है, एसटीडी, और यह ट्रेपोनेमा पेंडुलम के कारण होता है। कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है सिफिलिस का? तो ट्रेपोनेमा पेंडुलम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड का क्या होता है टीबी का? तो टीबी का 3 से लेकर के 12 सप्ताह तक। कितना? 3 से लेकर के 12 सप्ताह तक। राइट आंसर ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है अस्वस्थता मोरबिडिटी का अर्थ क्या है? अस्वस्थता या मोरबिडिटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पैंडेमिक महामारी, ऑप्शन बी विषाणु वायरस, ऑप्शन सी डेथ, ऑप्शन डी इलनेस। आपको बताना है मोरबिडिटी का अर्थ क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोरबिडिटी होता क्या है। तो जिसे हिंदी में रूंगड़ता भी कहते हैं। मोरबिडिटी या रूंगड़ता का मतलब होता है अस्वस्थ होने की स्थिति को संदर्भित करता है। यह किसी विशेष क्षेत्र में किसी बीमारी को प्रभावित सभी लोगों पर लागू होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी बीमारी या इलनेस। किसे कहते हैं? बीमारी या इलनेस को। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है that belong to the endocrine system and influence various functions of the human body. Belong to the endocrine system and influence various functions of human body. Option A hormones, option B nutrition, option C hereditary, option D environment. तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए हार्मोन्स। राइट आंसर ऑप्शन ए हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक देखभाल कर्ता के रूप में बाल चिकित्सा नर्स की भूमिका क्या होती है? प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में बाल चिकित्सा नर्स की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य संबंधी खतरों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना, ऑप्शन सी सुविधापूर्वक आहार देना, ऑप्शन डी सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना। तो आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। और लास्ट में आप लोगों को स्कोर भी बताना है कि टोटल स्कोर क्या रहा आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी सुविधापूर्वक आहार देना। राइट आंसर ऑप्शन सी सुविधापूर्वक आहार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है द एज ऑफ प्यूबर्टी इज बिटवीन। द एज ऑफ प्यूबर्टी इज बिटवीन ऑप्शन ए 9 years and 16 years, ऑप्शन बी 10 years and 18 years, ऑप्शन बी 8 years and 10 years, ऑप्शन डी 9.5 years and 14 years। द एज ऑफ प्यूबर्टी इन बिटवीन। प्यूबर्टी एज बतानी है आपको।
आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 9.5 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। कितना? 14 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए अगर जिसे नहीं पता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। रिलैक्स होके एंजॉय के साथ पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। और नोट्स तो प्रॉपर बनाइए। जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं, उनका नोट्स तो ज़रूर बनाइए। और उनका एक बार नोट्स बनाइए, दोबारा उनका रिवीजन भी कीजिए। ऐसा नहीं कि नोट्स बना के रख लिया, रिवीजन नहीं करना है, तो कोई काम का नहीं रहता। क्वेश्चन कह रहा है वह प्रतिवर्त, यानी कि प्रतिवर्त का मतलब रिफ्लेक्स होता है, जो बच्चे को निपल खोजने और स्तन से उचित संपर्क में मदद करता है। ऑप्शन ए मोरोज रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी सॉलोविंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी सकिंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी रूटिंग रिफ्लेक्स। आपको बताना है कि वह रिफ्लेक्स जो बच्चे को निपल खोजने और स्तन से उचित संपर्क में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी रूटिंग रिफ्लेक्स। कौन सा होता है? रूटिंग रिफ्लेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है इस तरह के कि कौन सा रिफ्लेक्स किस एज में दिखता है, कब गायब हो जाता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो रिफ्लेक्स से अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है भारत में 2 से 3 वर्ष की आयु की प्री स्कूलर बालिकाओं की ऊर्जा आवश्यकता लगभग कितनी होती है? भारत में 2 से 3 वर्ष की प्री स्कूलर बालिकाओं की ऊर्जा आवश्यकता लगभग कितनी होती है एक दिन के अनुसार? ऑप्शन ए 1200 कैलोरी पर डे, ऑप्शन बी 1000 कैलोरी पर डे, ऑप्शन सी 800 किलो कैलोरी पर डे, ऑप्शन डी 1400 किलो कैलोरी पर डे। आपको बताना है कि भारत में 2 से 3 वर्ष की प्री स्कूलर बालिकाओं की ऊर्जा आवश्यकता लगभग क्या होती है? जो 1 से लेकर के 3 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टोडलर कहते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, 1 से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चे को क्या कहते हैं? टोडलर कहते हैं। 1 ईयर के बच्चे को क्या कहते हैं? 1 ईयर के बच्चे तक इन्फेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1000 किलो कैलोरी पर डे। 1000 कैलोरी पर डे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसी अवस्था जो बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के माता पिता से असहमत होने तक चलती है, लगभग 2 वर्ष की आयु के करीब, वह कौन सी अवस्था होती है? एक ऐसी अवस्था जो बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के अपने माता पिता से असहमत होने तक की चलती है, लगभग 2 वर्ष की आयु के करीब, तो वो कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन ए द इंटरप्रेटिव स्टेज, ऑप्शन बी चेंजिंग एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन सी द अर्थराइटिव स्टेज, ऑप्शन डी द प्रिपरेशन स्टेज। तो आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन स्टेज। कौन सी होती है? चेंजिंग एक्सपेक्टेशन स्टेज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, और नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कुष्ठ रोग लेप्रोसी के कारण होता है। यहाँ पूछ रहा कि लेप्रोसी किसके कारण होता है? ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन बी कॉलेस्टेरियम डिफिसाइल, ऑप्शन सी बोरेलिया बार्गडोरफेरी, ऑप्शन सी स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस। आपको बताना है कि कुष्ठ रोग किसके कारण से होता है। कुष्ठ रोग का या लेप्रोसी का अदर नेम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो कुष्ठ रोग का अदर नेम क्या है? हैंसन रोग। नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है कि अदर नेम लेप्रोसी का अदर नेम क्या होता है, तो हैंसन रोग होता है। और लेप्रोसी का ट्रीटमेंट कौन सी थेरेपी चलती है? तो MDT। कौन सी? MDT थेरेपी, मल्टीपल ड्रग थेरेपी। मल्टीपल ड्रग थेरेपी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी दवाइयाँ शामिल हैं? तो इस MDT के अंतर्गत 3 दवाइयाँ शामिल हैं, डेप्सोन, रिफाम्पिसिन, और एक है क्लोफाजीमाइन। तो ये 3 ड्रग हैं जो इस MDT के अंदर शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। और ये ज़्यादातर पेरिफेरल नर्व को प्रभावित करता है, स्किन और पेरिफेरल नर्व को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। और MDT तो ज़रूर याद रखिए। दे देते हैं कि MDT किसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, तो लेप्रोसी के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सीजीरियन सेक्शन करने से पहले एंटीबायोटिक्स क्यों दी जाती है। आपको बताना है सीजीरियन सेक्शन करने से पहले एंटीबायोटिक्स क्यों दी जाती हैं। ऑप्शन ए गर्भपात से बचने के लिए, ऑप्शन बी संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए, ऑप्शन सी सांस लेने में सुविधा के लिए, ऑप्शन डी रक्त के थक्कों को रोकने के लिए। सीजीरियन सेक्शन करने से पहले एंटीबायोटिक्स क्यों दी जाती हैं, आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए। कौन सी देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है अपनी मां से भ्रूण का निष्कासन डैश या इससे कम वजन का और जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ हो गर्भपात कहलाता है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो फीटस होता है वो कितना ग्राम होना चाहिए, कम से कम कितना होता है कम वजन वाले। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन ए 1500 ग्राम, ऑप्शन बी 250 ग्राम, ऑप्शन सी 500 ग्राम, ऑप्शन डी 1000 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी 500 ग्राम। अपनी मां से भ्रूण का निष्कासन 500 ग्राम या इससे कम वजन का स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ हो तो क्या कहलाता है, गर्भपात कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करने वाले उच्च रक्त शर्करा ब्लड शुगर का एक रूप है। ऑप्शन ए, यहाँ पे गर्भवती महिलाओं के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन सी डायबिटीज मिलेटिस, ऑप्शन सी जेस्टेशनल डायबिटीज, ऑप्शन डी जेस्टेशनल डायबिटीज। गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करने वाले उच्च रक्त शर्करा या ब्लड शुगर का एक रूप है। ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन सी डायबिटीज मेलाइटिस, ऑप्शन डी जेस्टेशनल डायबिटीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी जेस्टेशनल डायबिटीज। और ये कब, प्रेगनेंसी के टाइम ही होता है, सभी को नहीं होता है, कुछ महिलाओं में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। याद रखिएगा ये नॉर्मल नहीं होता, ये प्रेगनेंसी के टाइम होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि छठे सप्ताह के आरंभ में गर्भाशय ग्रीवा का कोमल होना क्या कहलाता है। छठे सप्ताह के आरंभ में गर्भाशय ग्रीवा का कोमल होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ओसियंडर साइन, ऑप्शन बी गुडेल साइन, ऑप्शन सी चैडविक साइन, ऑप्शन डी हैगर साइन। तो सबसे पहले आप लोगों को ये साइन अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन से साइन के अंदर क्या आता है। ओसियंडर साइन। और ये जो जितने चारों साइन दिए गए हैं ये सभी प्रोबेबल साइन है। कौन से साइन है, प्रोबेबल। ऐसे भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबल साइन है या कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ओसियंडर साइन, गुडेल साइन, चैडविक साइन, हैगार साइन, पामर साइन, ये सभी क्या है, प्रोबेबल साइन है। चैडविक साइन क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाने के कारण वेजाइना के लेटरल फोर्निसेज के जरिए धड़कन महसूस होती है। क्या महसूस होती है, धड़कन महसूस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओसियंडर साइन कहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाने के कारण वेजाइना के लेटरल फोर्निसेज के जरिए धड़कन महसूस होती है, जिसे हम ओसियंडर साइन कहते हैं। गुडल साइन में क्या होता है, प्रेगनेंसी के 4 से 6 सप्ताह में सर्विक्स का सॉफ्ट होना या मुलायम होना गुडल साइन कहलाता है। चैडविक साइन, इंटीरियर वेजाइनल वॉल एंड वेस्टिब्यूल म्यूकस एंड मेम्ब्रेन का कलर जो होता है वो ब्लूइश हो जाता है। कैसा होता है, ब्लूइश कलर हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है। ये कौन सा साइन होता है, चैडविक साइन। और इसे हम जैकमियर साइन भी कहते हैं। इसका अदर नेम क्या है, जैकमियर साइन। हैगार साइन होता है निचले गर्भाशयी खंड का अत्यधिक मुलायम व पतला होना हैगर साइन कहलाता है। निचले गर्भाशयी खंड का अत्यधिक मुलायम व पतला होना हैगर साइन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, गुडेल साइन। गुडेल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर के। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी नर्स द्वारा रोगी के मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण है। इसमें एक ऐसा है इसको छोड़ के सभी उपयोग किए जाते हैं एक नर्स द्वारा, तो वो भी किसमें, असेसमेंट करने के टाइम। ऑप्शन ए नेजल स्पेकुलम, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी स्पेकुलम, ऑप्शन डी टंग ब्लेड। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी नर्स द्वारा रोगी के मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण है। किसको छोड़कर,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्पेकुलम को, नेजल स्पेकुलम को छोड़ के। कौन सा? नेजल स्पेकुलम को छोड़कर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, शारीरिक जांच के घटकों में सभी शामिल हैं, एक को छोड़कर। शारीरिक जांच के घटकों में सभी शामिल हैं, एक को छोड़कर। ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, जिसे निरीक्षण कहते हैं। ऑप्शन बी परिश्रवण, अस्कल्टेशन। ऑप्शन सी वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन डी परिताड़न या परकशन। आपको बताना है शारीरिक जांच के घटकों में सभी शामिल हैं, एक को छोड़कर। वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि शारीरिक जांच जब करते हैं तो क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं, परकशन करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गांव की स्वास्थ्य नर्स द्वारा गांव की महिलाओं को कैंसर के चेतावनी संकेतों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें कैंसर के प्रति जागरूक बनाना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वितीयक रोकथाम का। ऑप्शन बी प्राथमिक रोकथाम का। ऑप्शन सी विशिष्ट बचाव। ऑप्शन डी तृतीयक रोकथाम। आपको बताना है कि किसका उदाहरण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राथमिक रोकथाम। कौन सी रोकथाम है? प्राथमिक रोकथाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, रोगी का मूल्यांकन या असेसमेंट करने के दौरान एक को छोड़कर निम्नलिखित सभी न्यूरोलॉजिकल संकेत हैं। ऑप्शन ए श्वसन दर मूल्यांकन। ऑप्शन बी हृदय गति मूल्यांकन। ऑप्शन सी ऊंचाई और वजन मूल्यांकन। ऑप्शन डी केवल धड़कन को सुनकर ही हृदय गति का दर मूल्यांकन। आपको बताना है कि रोगी का मूल्यांकन करने के दौरान एक को छोड़कर निम्नलिखित सभी न्यूरोलॉजिकल संकेत हैं, तो किसको छोड़कर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल धड़कन को सुनकर ही हृदय गति दर का मूल्यांकन, इसको छोड़कर। क्योंकि जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आप ओपीडी में जाते हैं, पर्चा बनवाते हैं, उसके बाद आपका हाइट वेट होता है और देन उसके बाद जो भी बीपी वगैरह ली जाती है वो प्रोसीजर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, ओपन ड्रेन्स आर used after. Open drains are used after. Option A gallbladder. Option B cardiac surgery. Option C abscess drainage. Option D none of these. Open drains are used after. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एब्सेस ड्रेनेज। एब्सेस ड्रेनेज, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जब रोगी को प्राण निकलने से पहले बचाया जाता है या जब अस्थायी रूप से जीवित रहता है तब उसे क्या कहा जाता है? जब रोगी को प्राण निकलने से पहले बचाया जाता है या जब अस्थायी रूप से जीवित रहता है तब उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम आपको बहुत जल्दी होती है तो वहाँ पे इतना ध्यान से पढ़ने में मुश्किल होती है, तो अभी आप जितना टाइम देना है प्रैक्टिस करनी उतनी प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन ए नियर ड्राउनिंग। ऑप्शन बी फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। ऑप्शन सी सेकेंडरी ड्राउनिंग। ऑप्शन डी ड्राई ड्राउनिंग। आपको बताना है जब रोगी को प्राण निकलने से पहले बचाया जाता है या जब अस्थायी रूप से जीवित रहता है तब उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए नियर ड्राउनिंग। नियर ड्राउनिंग, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। खपच्ची या स्प्लिंट का उपयोग किसे सहारा देने और बचाने के लिए किया जाता है? स्प्लिंट का कब यूज करते हैं? खपच्ची कब बांधते हैं? ऑप्शन ए मांस और मांसपेशियों। ऑप्शन बी हड्डियों व स्नायु। ऑप्शन सी त्वचा और वसा ऊतक। ऑप्शन डी वाहिकाओं और तंत्रिकाओं। आपको बताना है खपच्ची या स्प्लिंट का उपयोग किसे सहारा देने और बचाने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, हड्डियों या स्नायु को सहारा देने या बचाने के लिए उपयोग किया जाता है स्प्लिंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन
who is drowned in the water and is not breathing, what should you do? Option A, notify a lifeguard. Option B, start CPR. Option C, check the pulse. Option D, none of these. आपको बताना है when a person who is drowned in the water and is not breathing, what should you do? तो आपको क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, चेक द पल्स. क्या करना चाहिए? पल्स को चेक करना चाहिए. CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. जो पल्स होती है, जिसका नॉर्मल जो औसत रेंज होती है वो कितनी होती है वयस्क में? 60 to 100 होती है. अगर 60 से कम होती है तो क्या बोलते हैं? टर्म यूज करते हैं ब्रेडिकार्डिया, और जब इसे हार्ट रेट भी कहते हैं. और जब ये ज़्यादा होती है, 100 प्लस होती है, तो क्या कहते हैं? ट्रैकीकार्डिया. क्या बोलते हैं? ट्रैकीकार्डिया. याद रखिएगा, ये वयस्क में एक सामान्य औसत रेंज है 60 to 100. कम होगी ब्रेडिकार्डिया, 100 से अधिक होगी तो ट्रैकीकार्डिया. तो आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए. क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर निम्न दिए गए सभी कदम आपात स्थिति के दौरान पालन किए जाने वाले मुख्य कदम हैं. इसमें से कौन ऐसा है जिसको हम छोड़ के सभी फर्स्ट मतलब पालन किए जाने वाले आपात स्थिति में मुख्य कदम है? ऑप्शन ए, सहायता. ऑप्शन बी, प्राथमिक चिकित्सा. ऑप्शन सी, पुनर्वास. ऑप्शन डी, सुरक्षा. आपात स्थिति की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन. आपात स्थिति में रिहेबिलिटेशन का हम वो नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं. क्या करते हैं? किसी की हेल्प करना है, फर्स्ट एड, सेफ्टी. तो राइट आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए. पूछ रहा है कि 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं? 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके बाद आंसर करना है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. बर्न के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो 9 का फार्मूला. याद रखिएगा, बर्न का फार्मूला किसके लिए 9 का फार्मूला किसके लिए यूज करते हैं? तो बर्न के लिए. राइट. ऑप्शन ए, जली हुई त्वचा और दर्द. ऑप्शन बी, फफोले और दर्द. ऑप्शन सी, जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं. ऑप्शन डी, त्वचा का लाल होना. आपको बताना है 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं. तो जो ये डिग्री होती है बर्न के लिए, तो 4 डिग्री होती है. फर्स्ट, सेकेंड, 3rd और 4th. फर्स्ट में क्या होता है? जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, इसमें केवल बाहरी त्वचा एपिडर्मिस जलती है और दर्द होती है. इस प्रकार का जो बर्न होता है, बिना स्कार के 5 से 10 दिन में ये हील हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है. सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है? इसमें एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस भी जल जाती है, और ऐसी अवस्था में त्वचा नम हो जाती है, लाल हो जाती है, फफोले व दर्द युक्त होती है. कौन सी अवस्था में? सेकेंड अवस्था में, यानी सेकेंड डिग्री बर्न में. 3rd डिग्री में क्या होता है? एपिडर्मिस, डर्मिस तथा सबक्यूटेनियस टिश्यू जल जाते हैं. क्या क्या जल जाते हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस तथा सबक्यूटेनियस टिश्यू जल जाते हैं. 4th डिग्री बर्न में क्या होता है? संपूर्ण त्वचा तथा त्वचा के नीचे स्थित जैसे मसल, फेसिया, बोन जल जाती हैं, और जले हुए भाग में लिगामेंट, टेंडन, बोन दिखाई देने लगते हैं. तो 3rd डिग्री बर्न में क्या होता है? जली हुई त्वचा और कोई दर्द नहीं. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी. राइट आंसर ऑप्शन सी, जली हुई त्वचा और कोई दर्द. आपको याद रखना है बर्न के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 9 का. कई बार पूछा गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए. क्वेश्चन है, भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के किशोर लड़कों में आयरन के लिए अनुशंसित दैनिक आहार क्या है? भारत में 13 से 15 वर्ष के आयु के किशोर बालकों या किशोर लड़कों में आयरन के लिए अनुशंसित दैनिक आहार अनुमति है. ऑप्शन ए, 24 mg पर डे. ऑप्शन बी, 20 mg पर डे. ऑप्शन सी, 32 mg पर डे. ऑप्शन डी, 18 mg पर डे. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी. राइट आंसर ऑप्शन सी, 32 mg पर डे. कितना? 32 mg पर डे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए. क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी आमतौर पर बच्चे की निश्चायक आयु है या डिफिनेटिव एज है? ऑप्शन ए, 12 वर्ष. ऑप्शन बी,
6 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 14 वर्ष। डिफिनेटिव एज, याद रखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, डिफिनेटिव एज कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 18 वर्ष। कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, लड़कों में आमतौर पर कद या लंबाई के मामले में किशोरा अवस्था वृद्धि लगभग वर्ष की आयु में जोर पकड़ती है। किस उम्र में जोर पकड़ती है? ऑप्शन ए 10 से 12, ऑप्शन बी 12 से 14, ऑप्शन सी 14 से 16, ऑप्शन डी 16 से 18। लड़कों में आमतौर पर कद या लंबाई के मामले में किशोरावस्था में वृद्धि में कब जोर पकड़ती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 12 से 14 की वर्ष। कब? 12 से 14 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्लैग साइन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। द फ्लैग साइन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ऑप्शन ए मैरास्मस, ऑप्शन बी क्वाशियोरकोर, ऑप्शन सी पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन डी रिकेट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गर्भावस्था में प्रातः अस्वस्थता या मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर कब तक गायब हो जाती है? किस हफ्ते सप्ताह तक गायब होती? आपको बताना। ऑप्शन ए 18वें से 20वें सप्ताह में, ऑप्शन बी 12वें से 14वें सप्ताह तक, ऑप्शन सी चौथे से 6ठे सप्ताह तक, ऑप्शन डी 8वें से 10वें सप्ताह तक। जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो अर्ली प्रेगनेंसी में के टाइम स्टार्ट हो जाती है, सभी में नहीं है लेकिन 50% महिलाओं में होता है, तो वो कब तक गायब हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 12वें से 14वें सप्ताह के अंत तक गायब हो जाती हैं। कब तक? 12वें से 14वें सप्ताह तक गायब हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, प्लेसेंटा को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि प्लेसेंटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अम्बिलिकल आर्टरीज, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियम, ऑप्शन सी मेम्ब्रेन सैक, ऑप्शन डी आफ्टर बर्थ। आपको बताना है प्लेसेंटा को और क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा होता क्या है, क्योंकि प्लेसेंटा के बारे में कई क्वेश्चंस आते हैं। जो प्लेसेंटा होता है यह एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम बनता है और डिलीवरी के बाद एक्सपेल आउट हो जाता है। प्लेसेंटा की जो संरचना होती है वो डिस्क लाइक संरचना होती है और इसमें ये ब्लड वेसल से बनी होती है। प्लेसेंटा एक बम्पी ऑर्गन होता है, रेड कलर का होता है, इसमें बहुत सारा ब्लड होता है। अब प्लेसेंटा 10 से 12 वीक में कंप्लीट हो जाता है। 10 से 12 वीक में कंप्लीट हो जाता है, 14 वीक से अपना कार्य करने लगता है। प्लेसेंटा 14 वीक से अपना कार्य करने लगता है और प्लेसेंटा में ब्लड वॉल्यूम लगभग 500 से 600 ml तक होता है। कितना? 500 से 600 ml तक होता है। प्लेसेंटा की 2 सरफेस होती हैं। कितनी? 2 सरफेस होती हैं। एक मैटरनल होती है और एक फीटल सरफेस होती है। एक मैटरनल सरफेस होती है और एक फीटल। जो मैटरनल सरफेस होती है वो कोरियन से बनी होती है और ये डल रेड कलर की होती है। इसमें 15 से 20 लोब्स होते हैं जिनकी संरचना स्टोन लाइक संरचना होती है। जो लोब्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टोन लाइक संरचना होती है। जो फीटल सरफेस होती है वह एम्नियन से बनी होती है, चिकनी और पारदर्शी होती है, चमकदार स्मूथ होती है, डार्क रेड कलर की होती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है प्लेसेंटा की, इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। आपको फंक्शंस याद रखना है। इसके कितने? टोटल 6 फंक्शन हैं। प्लेसेंटा जो कार्य करता है वो कितने करता है? मुख्य रूप से 6। कौन कौन से? रिस्पायरेटरी, एक्सक्रेटरी, न्यूट्रिएंट सप्लाई, हार्मोनल फंक्शन, बैरियर फंक्शन, इम्यून फंक्शन। ये क्या हैं? प्लेसेंटा के कार्य हैं। आपको याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है प्लेसेंटा के कुल कितने कार्य हैं टोटल, तो 6 हैं। रिस्पायरेटरी, एक्सक्रेटरी, न्यूट्रिएंट सप्लाई, हार्मोनल फंक्शन, बैरियर फंक्शन, इम्यून फंक्शन। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, आफ्टर बर्थ, गर्भ छिल्ली। प्लेसेंटा को क्या कहते हैं? आफ्टर बर्थ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, पहले सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले आपको बताना है कि 33 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा। 33 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।